बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो अभी जो है इससे पहले जो मैंने वन शॉट लेक्चर सीरीज जिस तरह से हमारी चल रही है बायो में, ठीक है। सो एंजाइम का जो है फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। सॉरी टू से कि मुझे वो वन शॉट में ही करवाना था, लेकिन यू नो कि मेरे मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से जो है एक 20 मिनट की लिमिट होती है, उसके बाद जो है वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सो उस वजह से जो है मुझे पार्ट 2 करके जो है ना अपलोड करना पड़ता है। सो आई होप कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे, ठीक है। सॉरी टू से। सो अभी हम पार्ट 1 जो है एग्ज़ाम को मैंने अपलोड कर दिया है, सो ये पार्ट 2 है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सो बेटे हमने जो है एग्ज़ाम की काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कशन ऑलरेडी पार्ट 1 में कर लिए। सो वो बच्चे जो कि डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी कि बेटे पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा। अब मैं अगर पार्ट 1 की चीज़ें सारी बताना स्टार्ट कर दूँगी ना तो टाइम लग जाएगा, और मुझे और भी बहुत से लेक्चर के ना मेरे माइंड में, यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन मेरे माइंड में अपनी स्टडी भी चल रही है कि मुझे वो भी पढ़ना है। कमिंग हमारे भी टेस्ट होते हैं यूनी में, सो वो भी मैंने अभी तक नहीं मतलब कुछ किया है, कुछ नहीं किया। और साथ में आपके लेक्चर केमिस्ट्री फिजिक्स का, बायो के रिमेनिंग लेक्चर, वो सारे मेरे माइंड में चल रहे होते हैं, तो मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, ठीक है। सो मैं हर लेक्चर में पीछे का रिवाइज नहीं करवा सकती, तो काइंडली सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखा करें। सो स्टार्ट करते हैं बेटे। हमने मॉडल्स पढ़ने थे, और आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने लोकेन की मॉडल का थोड़ा बता भी दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है ये टॉपिक दोबारा से मुझे समझाना पड़ेगा इसी लेक्चर में। सो बेटे हाँ, एंजाइम के दो मॉडल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है लॉक की मॉडल, सेकंड होता है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक की मॉडल एम.एल. फिशर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, और इंड्यूस फिट मॉडल कॉशलैंड ने। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो होगा ना। तो बेटे लॉक एंड की मॉडल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिस तरह से हर जो है ना हर स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन कर सकती है ना, इसी तरह से हर स्पेसिफिक एंजाइम जो है ना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये हमारा लॉक एंड की मॉडल है, जिसके नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है, ठीक है, कि एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक एज इन द सेम मैनर, ठीक है। सेम मैनर में एक स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि बेटे एंजाइम की एक्टिव साइड पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड है, जिसको मैं अगर ब्लू से, ये एक्टिव साइड है और ये सबस्ट्रेट है। अब ये इसके बिल्कुल मतलब सेम है। अगर मैं राउंड वाला सबस्ट्रेट दूँ, ये यहाँ पे फिट नहीं होगा, तो ये इसके लिए नहीं है। तो स्पेसिफिक एंजाइम जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ये जब यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, जल्दी से बताएं, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो बेटे जिस तरह से ये कह रहे हैं लॉक एंड की मॉडल, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ, जिस तरह से एक स्पेसिफिक की होती है ना हर लॉक के लिए, इस तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है हर सबस्ट्रेट के लिए कि वो उसको किस में कन्वर्ट करे, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। ये हमारा लॉक एंड की मॉडल कहता है। अब इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है कि व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि जब सबस्ट्रेट जो है ना कंबाइन होता है ना एंजाइम के साथ, इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। वो कहता है, इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जब एंजाइम, अगर मैं इस सबको जो मैंने गंदगी की है इसको अगर मैं हटाऊं, तो बेटे मैंने लॉक एंड की मॉडल आपको बता दिया। अब इंड्यूस फिट मॉडल मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जब सबस्ट्रेट जो है ना कंबाइन होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका एंजाइम है, ठीक है, ये आपका एंजाइम है, और अगर मैं सबस्ट्रेट बनाऊं, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा ना नीचे गया हुआ है, और ये सबस्ट्रेट बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो अब अगर ये यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट है जो बिल्कुल सीधा है। अब ये इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होता है ना, तो एंजाइम में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है। इट इंड्यूस चेंजेस इन दिस एंजाइम स्ट्रक्चर। मतलब अगर ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आएगा तो ये एंजाइम जो है ना अपने आप को ना इस सबस्ट्रेट जैसा ही बना लेगा। जैसे ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आएगा तो ये एंजाइम का स्ट्रक्चर जो था ना, अगर मैं ब्लू में शो करूँ, ये पहले इस तरह से था, लेकिन ये अब इसको इस तरह से, मतलब एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएगी। इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होता है तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती है। दिस चेंजेस इन दिस स्ट्रक्चर अलाउ एंजाइम टू कैरी आउट इट्स कैटालाइटिक एक्टिविटी। और ये जो चेंज आता है ना स्ट्रक्चर में, ये इस वजह से आता है क्योंकि ये सबस्ट्रेट को अलाउ कर देता है,
ये जो चेंजेस आती है ना स्ट्रक्चर में एंजाइम के, तो ये इस वजह से आती है कि ये जो सबस्ट्रेट है ना उसको कैटालाइटिक साइट में अलाउ करता है, जिसकी वजह से कैटालाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है और जो है रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। एंजाइम जो है रिएक्शन को कैटालाइज कर पाता है। ठीक है, सो ये सारा था कि इंड्यूस फिट मॉडल में क्या डिफरेंस है। इंड्यूस फिट मॉडल में कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब सबस्ट्रेट कंबाइन होता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस, फॉर एग्जांपल ये एक्टिव साइट जो है इस तरह से थी, ठीक है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट जो है थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा एक्टिव साइट बड़ा है तो ये एंजाइम जो है खुद अपने आप को क्या कर लेगा, कंप्रेस कर लेगा, उस सबस्ट्रेट को जो है कैटालाइटिक एक्टिव साइट पे अच्छे से कंबाइन कर देगा ताकि कैटालाइटिक एक्टिविटी हो सके एफिशिएंटली। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस तो आप दोनों को आप सबको समझ आ गया। अब बेसिकली जो सेकंड डिफरेंस है, लॉक एंड की मॉडल, जिस तरह से मैंने इंट्रो बताया कि हर स्पेसिफिक लॉक के लिए हर स्पेसिफिक की जैसे होती है, इस तरह से हर स्पेसिफिक एंजाइम होता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हर स्पेसिफिक एंजाइम होता है लॉक एंड की मॉडल। जो कि इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होता है तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है। स्ट्रक्चर में चेंजेस जब आएंगी तो वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को, वो एंजाइम जो है क्या कर पाएगा, कैरी आउट कर पाएगा कैटालाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, और सबस्ट्रेट को क्या कर पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, ये इंड्यूस फिट मॉडल कहता है। और दूसरा चीज़ जो डिफरेंस है लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में, तो लॉक एंड की मॉडल जो है एम एल फिशर उसमें कहता है कि एक्टिव साइट जो है ना वो रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, खुद देखें, जब एक स्पेसिफिक की होती है लॉक, एक स्पेसिफिक लॉक के लिए होती है, ठीक है, इसी तरह से तो खुद देखें वो लॉक जो होता है बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना। जब आप की इंसर्ट, ये फॉर एग्जांपल ये लॉक है और ये की है, अब आप इसके अंदर जो की इंसर्ट करते हैं तो ये जो लॉक की जो की जगह होती है ना इंसर्ट करने की, वो बिल्कुल रिजिड होती है। तो इस तरह से आप याद रखें, मैं तो खुद ही इसी तरह से याद रखती थी चीज़ों को। ठीक है, तो इस वजह से ये इस तरह से आप याद रखें, जब लॉक एंड की मॉडल है तो रिजिड स्ट्रक्चर ही होगा एक्टिव साइड का। जिस तरह से आप की इंसर्ट करते हैं लॉक के अंदर तो बिल्कुल रिजिड होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी लॉक एंड की मॉडल की अलग दी ड्रॉ करके इंड्यूस, तो लॉक एंड की मॉडल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा से बनाऊँ तो ये जो एक्टिव साइड है ना इसमें ये रिजिड होता है, मतलब इसमें चेंजेस हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें। जिस तरह इंड्यूस फिट मॉडल कह रहा है कि वो एंजाइम जो है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, तो आप खुद सोचें वो किस तरह से चेंज करेगा। इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी चेंज कर पाएगा जब एक्टिव साइट क्या होगा, फ्लेक्सिबल साइट होगी। जब एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल साइट होगी तभी अगर एक एंजाइम की शेप जो है इस तरह से है और छोटा सा सबस्ट्रेट शेप आ रहा है, तो ये जो है अगर ये एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होगी तभी तो ये इसके साथ क्या कर पाएगी, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएगी। अदरवाइज तो ये एक्टिव साइट जो है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ही नहीं सकेगी। ठीक है, तो इस वजह से याद रखें कि जब चेंजेस हो रही है स्ट्रक्चर में तो जाहिर सी बात एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होगी तभी तो वो चेंज कर पाएगी, तभी तो वो अपने आप को ढाल सकेगी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंड्यूस फिट मॉडल मैंने बिल्कुल भी मैं रट्टे की तरह आपको नहीं लेके जा रही, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा अपने दिमाग को ना थोड़ा एक्टिव करके रखें। ये जो मैं इतना अपने आप को थका रही हूँ ना एक चीज़ बार बार, तो इस वजह से तक क्योंकि ये बच्चे रटते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि जाहिर सी बात है इंड्यूस फिट मॉडल कह रहा है कि वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते, चेंजेस स्ट्रक्चर में मीन एक्टिव साइड पे चेंजेस तभी आ सके जब वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होगा। तो एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल इन नेचर इंड्यूस फिट मॉडल और एक्टिव साइड रिजिड इन नेचर इन लॉक एंड की मॉडल। बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, MCQs किस तरह से आते हैं, वो बोलते हैं कि एक्टिव साइड इज अ फ्लेक्सिबल साइड अकॉर्डिंग टू विच मॉडल। तो इंड्यूस फिट मॉडल आएगा या लॉक एंड की मॉडल आएगा, जल्दी से कमेंट करें। इंड्यूस फिट मॉडल आएगा ना, खुद अभी आपने देखा। अच्छा, जिन बच्चों ने रट्टा लगाया होगा, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होगी कि वो जो रट्टा होगा ना, अच्छा जिनका बहुत पक्का होगा उनका मैं नहीं कह रही, लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में घबरा जाते हैं वो उल्टा पुल्टा कर देंगे। तो जिस तरह से अगर आपने मुझसे समझा होगा, जिस तरह से मैंने आपको लॉक के बारे में बताया कि यार वो रिजिड होता है तो एक्टिव साइड रिजिड होगी लॉक एंड की मॉडल में, और इंड्यूस फिट मॉडल क्योंकि चेंजेस आ रही है एंजाइम के स्ट्रक्चर में तो जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबल इन नेचर ही होगा ना एक्टिव साइड। सो इस तरह से अगर आप लोगों ने जहन में बिठा लिया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी तरह से MCQs आते हैं और फिर आप लोग कहते हैं कि मैम कीज रॉन्ग थी। अच्छा बेटे, अगर मैं एक MCQs दिखाऊँ, अकॉर्डिंग टू विच मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज मॉडिफाइड
मॉडिफाई एज सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम। ये देखें कह रहे हैं कि कौन सा मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट जो होती है ना, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है और ये एक्टिव साइट है। अभी जो एक्टिव साइट जिसको मैं अगर येलो से करूंगी, जो एक्टिव साइट वो कह रहे कौन सा मॉडल है जो कहता है कि जो एक्टिव साइट है ना एंजाइम की, वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है जिस तरह से सबस्ट्रेट की क्या होती है, शेप होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है, इंटरेक्ट विद एंजाइम, उसके बाद वो इंटरेक्ट हो जाते हैं। तो ये कौन सा मॉडल है, जल्दी से बताएं। इंड्यूस फिट मॉडल है ना, करेक्ट ऑप्शन इज इंड्यूस फिट ए। अब देखिए ये जो बी है और जो सी है ये तो एक ही है, क्योंकि लॉक एंड की को एमएल फिशर ने किया, तो ये दोनों तो रॉन्ग ही है, और फ्लूइड मोजाइक तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इंड्यूस फिट इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये यही कह रहे हैं कि एक्टिव साइट अपने आप को मॉडिफाइड मीन अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगी। एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होगी तभी तो मॉडिफाइड कर पाएगी ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब आगे चलो। अच्छा, ये जो मैं इतना अच्छे से समझा रही हूँ, हर चीज़ को एक स्टोरी की तरह आपको लेके चल रही हूँ ना, ये मैं चाहूँ तो 2 मिनट का काम भी नहीं है मेरे लिए। क्या है 2 मिनट का, ये माइक में बार मैं ऊपर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि वो फिर वॉइस प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा बेटे, ये जो है ना, ये जो मैं आपको जिस तरह से समझा रही हूँ, तो ये अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में रीड आउट करके यूँ भगा सकती हूँ, जिस तरह से कोचिंग में करते हैं। लेकिन मैं आपसे सिंसियर हूँ, मैं चाहूँ तो ये अपना लेक्चर 20 मिनट में पूरा रीड आउट करके रफा दफा करूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यार मैं अपना टाइम दे रही हूँ तो आपको वो चीज़ ऐसे याद हो ना कि अगर आप उस चीज़ को रिवाइज भी ना करें ना, बस आपने ये लेक्चर ले लिया हो तो आप रॉक आउट कर दें। इस तरह से मैं चाह रही हूँ। और आप यकीन करें, मैं अपने फेलोज़ को क्योंकि अपने फेलोज़ के लिए लेक्चर मैं नहीं अपलोड कर पाती मेडिकल के लेक्चर्स ना, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस आप लोगों पे है। तो जिस तरह से आप लोगों से मैं फारिग होंगी अगस्त में, तो मैं फिर उनके लिए काम करूँगी, अपने लिए काम करूँगी, जाहिर सी बात है उनके लिए काम करूँगी, तो मैं अपने लिए भी काम कर रही होंगी, क्योंकि अगर मैं किसी को पढ़ा रही होंगी तो जाहिर सी बात मेरा अपना भी पक्का होता रहेगा। सो फिर उनके लिए मुझे काम करना है। तो वो लोग भी एग्री करते हैं कि जिस तरह से मैं पढ़ा रही होती हूँ बेस्ट होता है, हमेशा के लिए याद रहता है। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, अपने लिए भी आसानी करें, दूसरों के लिए भी आसानी करें, शेयरिंग लाजमी करें, ठीक है। और आप लोग ना, मतलब मैं इतना अच्छे लेक्चर और इतनी मेहनत से लेक्चर बनाती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग के ना कमेंट पढ़ के मुझे एक मोटिवेशनल वाइब्स होती है मेरे लिए, और मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप लोग ना बस भले आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, मुझे बोल दिया करें कमेंट में। अगर बुरा लगा हो तो मैं उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा बेटे, तो आगे चले। अब एंजाइम जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना एंजाइम डायरेक्शन पे, मतलब एंजाइम पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेटे टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना इफेक्ट बता रही हूँ कि जो एंजाइम रिएक्शन पे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि बेटे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। मीन टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, अच्छा डायरेक्ट रिलेशन है अप टू सर्टेन लिमिट, मतलब एक सर्टेन लिमिट के बाद ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा और एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, एक सर्टेन लिमिट जो बताई हुई है, अगर उससे बहुत बढ़ गया तो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। लेकिन उस सर्टेन लिमिट से पहले जो एंजाइम रिएक्शन का जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, वो क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। मीन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ये एक्सीड हो गया एक लिमिट तक, ये डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन अगर उस लिमिट से एक्सीड हो गया टेम्परेचर तो देन एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही नेचर है। प्रोटीन ही नेचर क्या है, प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटे, तो ये बात तो आपको समझ आ गई। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम जो है मैक्सिमम रेट पे काम कर सकता हो, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है फॉर एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस MCQ में भी आ सकता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, फॉर एंजाइम ह्यूमन बॉडी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जो एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या
क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम जो है क्या कर सके, मैक्सिमम रेट पे क्या कर सके, वर्कआउट कर सके, ठीक है, एक मैक्सिमम रेट पे उसकी वर्किंग जा रही हो, ठीक है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हीट जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेसिकली अब आप लोग बोलेंगे कि मैम जैसे आप बता रही हैं कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ फ्रैक्शन के साथ एक सर्टेन लिमिट पर ना, तो ये डायरेक्ट रिलेशन ये किस तरह से होता है आखिर? एक तो आपने बताया कि अगर सर्टेन लिमिट से एक्सीड हो जाएगा तो एंजाइम डीनेचर होने का खतरा है, ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्ट रिलेशन आप बता रही है अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है, ये किस तरह से होता है? तो बेटे ये इस तरह से होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हीट इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटे क्या होगा, हीट इंक्रीज होगी ना, तो हीट इंक्रीज हो गई। अगर मैं कलर चेंज करके समझाऊं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट इंक्रीज हुई। अब जब हीट इंक्रीज होती है ना, बेसिकली क्या होता है कि जो वायलेंट वाइब्रेशन ऑफ एंजाइम एटम, अब एंजाइम्स एटम जो होंगे उनमें उसके अंदर क्या होगी, वायलेंट वाइब्रेशन होगी। आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाती है ना, मॉलिक्यूल की मोशन, एटम्स की मोशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, जब हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, वायलेंट वाइब्रेशन होगी एंजाइम्स एटम में, और फिर क्या होगा कि एक सर्टेन लिमिट तक मतलब बात तो हो गई, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो गई, एक सर्टेन लिमिट से भी एक्सीड हो गई ये वाइब्रेशन, तो फिर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस कर देगा। जिस तरह से मैंने कहा कि प्रोटीन इन नेचर होता है, जाहिर सी बात एंजाइम और प्रोटीन इन नेचर, और कौन से इसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या है वो आप देखें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मैंने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन सब कुछ बताया हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन है एंजाइम, ठीक है, सो वो डिफरेंस आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो लॉस कर जाता है अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है, वो लॉस कर जाता है। और दूसरा, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी मीन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेक्टिंग मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो रेक्टिंग मॉलिक्यूल है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आपस में, इसकी जो मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेंगे तो आपस में ज़्यादा घुले मिलेंगे ना, जब ये ज़्यादा घुले मिलेंगे मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से आपस में घुले मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ़ायदा होगा जब टेम्परेचर जिस तरह से मैंने कहा कि बेटे टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और ये एक सर्टेन लिमिट तक है, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैम किस तरह से, बोलेंगे बेटे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, रेक्टिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब रेक्टिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से फास्ट रिएक्शन करेंगे, जब फास्ट रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, फास्टली प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है। दूसरी तरफ से मैंने कहा कि अगर आप टू सर्टेन लिमिट से अगर टेम्परेचर आप बहुत बढ़ा दें, बहुत बढ़ जाए, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन जिसे कहते हैं, टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ जाए तो क्या होगी, वायलेंट वाइब्रेशन से एंजाइम एटम की क्या हो जाएगा, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें मैंने दो डिफरेंट एंगल से बताई आपको, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है पीएच, कि पीएच किस तरह से असर करता है। तो बेटे आपने याद रखना है कि एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट एफिशिएंटली ओवर नैरो रेंज ऑफ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर में आपने देखा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क शो करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है, जो कि 37 था। इस तरह से ऑप्टिमम पीएच होती है और ये रेंज में होती है। इस पे भी एंजाइम क्या करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, एफिशिएंटली जो है वो फंक्शन करता है। जिस तरह से आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर देखा 37, इस तरह से पीएच भी होती है ऑप्टिमम पीएच, जो कि एक नैरो रेंज ऑफ पीएच होती है, जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अच्छा, अगर हर एंजाइम की ना एक स्पेसिफिक पीएच होती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि पेप्सिन के अगर आप देखें तो 2 है ऑप्टिमम पीएच, ये एमसीक्यूज में आ भी चुका है, तो ये याद रख लीजिएगा। सक्रेज के लिए 4.5 है। एंटीरोकाइनेस की भी मैंने देखी थी, एक पास पेपर में आई थी 5.5, ठीक है, जो पास पेपर में आई है मैं बता रही हूँ, ठीक है। और सिलेवरी अमाइलेज की 6.8, ठीक है। ये तो वैसे भी आपने याद रखनी है, क्योंकि जब मैं डाइजेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगी इसी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, तो आपको ये तो याद रखनी है। केटलेस की और पेनक्रेटिक लाइपेस की भी आई थी 9,
ठीक है। तो ये पास पेपर के, ये 3 तो पास पेपर के एज इट इज एमसीक्यूज है कि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच क्या है, ये ऑप्टिमम पीएच क्या होती है जिसपे एंजाइम क्या कर सके, एफिशिएंटली वर्क कर सके। ये सारी वो ऑप्टिमम पीएच है स्पेसिफिक एंजाइम की। जिस तरह से मैंने कहा कि हर स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होती है, मीन एक ऑप्टिमम पीएच होती है। जिस तरह से पेप्सिन के लिए आपने मोस्टली याद रखना है कि 2 होती है, ठीक है। एंटीरोकाइनेज के लिए याद रखना है कि 5.50 होती है, और पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, ये 9 होती है। तो इन तीनों की मैंने पास पेपर में देखी है, बहुत ज़्यादा आई है। और बाकी सारी आपने सैलरी अमाइलेज, कैटालेज और ये पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये आप पढ़ेंगे, डाइजेशन में भी पढ़नी होगी और उसमें भी आपने याद करनी होगी। तो इससे अच्छा यहाँ पे भी याद कर ले, क्योंकि ये यही आ जाते हैं एमसीक्यूज पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर स्लाइटली भी चेंज आएगा, या ये जो ऑप्टिमम पीएच आपको यहाँ पे दी हुई है, अगर इसमें स्लाइटली भी चेंज आएगा तो क्या हो जाएगा, स्लाइट चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। मतलब अगर थोड़ा सा भी ये जो पीएच आपको दी है ना, ये एक स्टैंडर्डाइज दी है, ठीक है, कि हर एंजाइम की ये पीएच है, ये आपने याद, अगर इसमें थोड़ा सा भी इन पीएच में ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा कि ये चेंज कर देगा। जो आपको पता है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, और कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। तो अगर पीएच चेंज होगी, ठीक है, अगर पीएच चेंज होगी तो ये क्या चेंज कर देगी, जो अमाइनो एसिड की जो है ना, ये क्या कर देगी, आयोनाइजेशन कर देगी, उसकी आयोनाइजेशन को चेंज कर देगी। कौन सी साइड पे, एक्टिव साइड पे। जिस तरह से ये एंजाइम है, ठीक है, आपको पता है कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, और कौन सी प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये जो एक्टिव साइड है ना, ये वाली, ये अब जाहिर सी बात है प्रोटीन से बनी, मीन प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। मोनोमर अमाइनो एसिड है ना प्रोटीन के, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, और पॉलीमर किससे बनता है, अमाइनो एसिड, वो मोनोमर से। मोनोमर कौन है, अमाइनो एसिड। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है ना किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में, किसी भी एंजाइम की अगर पीएच में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, तो वो क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। जो अमाइनो एसिड होते हैं ना यहाँ पे एक्टिव साइड पे, उनकी आयोनाइजेशन को चेंज कर देता है, जिससे से क्या हो जाते हैं, वो जो है उनकी जो है जो फंक्शन है वो रुक जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, वो ख़त्म, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स उनकी एक्टिव साइड पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। सो ये सारा था जो मुझे आपको बताना था, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि स्लाइड चेंज एंड पीएच से क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन हो जाती है, अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है, कौन सी साइड पे, एक्टिव साइड पे। अच्छा, उसके बाद एक्सट्रीम चेंज, अगर बहुत एक्सट्रीम चेंज आई है, तो मैंने स्लाइड चेंज बताया ना, अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया पीएच में, तो क्या होगा, कॉज द बॉन्ड इन द एंजाइम टू ब्रेक रिजल्ट। क्या होगा कि ये जो थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा स्लाइड चेंज आएगा, तो क्या होगा, सिर्फ जो एक्टिव साइड पे, जो एक्टिव साइड है ना, इस पे क्या होगी, अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सट्रीम चेंज आएगा तो क्या होगा, पीएच कॉज द बॉन्ड इन द एंजाइम टू ब्रेक रिजल्टिंग इन एंजाइम डीनेचरिंग। एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि पीएच जो है वो जो बॉन्ड्स है एंजाइम में, उसको ब्रेक कर देगा। जब पीएच बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, एक लेवल तक चली जाएगी, तो जो बॉन्ड होते हैं एंजाइम में, ठीक है, पीएच कॉज द बॉन्ड इन द एंजाइम टू ब्रेक, वो ब्रेक हो जाती है। वो जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एंजाइम्स का आपको बता दिया, और पीएच जो याद रखने की वो बता दी। तो इसमें आपने कुछ नहीं याद नहीं रखना, जिस तरह से आपने टेम्परेचर का याद रखा कि टेम्परेचर जो है एक मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, जिसपे एंजाइम जो है मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं, जो कि 37 है। इस तरह से ऑप्टिमम पीएच मैंने बताई, जिसपे एंजाइम जो है एफिशिएंटली वर्कआउट करते हैं। इस तरह से अगर स्लाइड चेंज आता है, तो एक्टिव साइड में जो अमाइनो एसिड है उनकी आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर एक्सट्रीम चेंज आता है, तो एंजाइम जो है डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह मैंने कहा ये एमसीक्यूज में आ सकता है, कि एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने निकाल के दिया हुआ है कि पीएच वैल्यू फॉर दी वर्किंग। अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज का पूछा है, तो आप मुझे बताएं, मैंने आपसे कहा कि ये पास पेपर में भी आ चुका है, क्या है पैनक्रियाटिक लाइपेज की पीएच 9। ये तो मैंने इसी वीडियो में आपको याद करवा दी, पेप्सिन की भी, और एंटीरोकाइनेज 5.5, क्योंकि मुझे ये मैंने देखे पास पेपर में बहुत आए, और बाकी भी आ सकते हैं, क्योंकि सैलरी अमाइलेज, कैटालेज, ये सारे डाइजेशन में आप पढ़ेंगे, तो इससे अच्छा आप यही याद कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि भाई इनका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बेटे एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन, ठीक है, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एंजाइम। टू फोल्ड इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन, डबल द रिएक्शन। अगर आप जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल
डबल होगा, डायरेक्ट रिलेशन है, अगर ट्रिपल करेंगे एंजाइम की कंसंट्रेशन तो ट्रिपल होगा। डायरेक्ट का क्या होता है कि जितना आपने एक को बढ़ाया उतना ही दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोर एंजाइम मॉलिक्यूल्स मींस मोर एक्टिव साइट टू बाइंड दी, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? अब आप पूछेंगे कि मैम इसका मतलब क्या है कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। खुद सोचे बेटे, जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन, इसका क्या मतलब है? जब एंजाइम की कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बढ़ेगा? खुद सोचे कि जब जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा क्या होंगी, एक्टिव साइट होंगी, और उतने ज़्यादा जो है सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करते रहेंगे, और उतना ही ज़्यादा आपका रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन जिसमें एंजाइम की क्वांटिटी बनिस्बत दूसरे के कम है और जिसमें ज़्यादा है वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा, जल्दी सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा बनिस्बत उसके जिसमें एंजाइम कंसंट्रेशन कम है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा एक्टिव साइड होगी और उतनी ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है एंजाइम्स के साथ बाइंड करके सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उतनी जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया कि मोर एंजाइम मॉलिक्यूल मीन मोर एक्टिव साइट टू बाइंड विद सबस्ट्रेट, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन लिमिटिंग concentration the rate of reaction will no longer depends upon this concentration। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक सर्टेन लिमिट तक ना, कंसंट्रेशन की एक सर्टेन लिमिट तक जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डिपेंड ही नहीं करता इनकी कंसंट्रेशन किस तरह से। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने बताया कि जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, रेट एक्टिव साइड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल डाल दिए, सबस्ट्रेट डाल दिए, तो अब जितने भी एंजाइम्स है ना वो उनके साथ बाइंड होके क्या हो गए, सेचुरेशन हो गई। मीन एंजाइम की एक्टिव साइड पे क्या हो गई, सेचुरेशन हो गई। तो अब जो जाहिर सी बात है अब एंजाइम जो है पहले इन सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये रेडी होंगे दूसरे सबस्ट्रेट के लिए। तो इस वजह से कह रहे हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कि आप कह रहे हैं कि अगर मैं अगर इस तरह से तो फिर तो मैं जो रेक्टिन मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा डाल दूँ, साथ में उसी अंदाज में जो है एंजाइम भी डाल दूँ। तो बेटा ये एक सर्टेन लिमिट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम की एक्टिव साइट की सैचुरेशन हो गई तो फिर क्या होगा, पहले एंजाइम उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, देन रेडी होगा फॉर नेक्स्ट सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन का अमाउंट ऑफ एंजाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सेम रेट ऑफ रिएक्शन के क्या है, सबस्ट्रेट के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। वो किस तरह से इफ एंजाइम कंसंट्रेशन, देखिए मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, मतलब फास्टली बोलती हूँ, वैसे मैं उस चीज़ों को 2-3 दफ़ा फिर आखिर में रिपीट भी कर देती हूँ। बहुत तेज़ बोलने की वजह से कुछ वर्ड्स को ना मैं जो है ना वो जाहिर सी बात है इतना फास्टली जब आप बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ वर्ड जो है ना आप गलत निकल जाते हैं मुँह से। तो सेम मेरे साथ यही हो रहा है। मैं इस वजह से तेज़ बोलती हूँ कि अल्लाह ना करे कि मेरे मोबाइल बंद हो जाए, फिर से मुझे पार्ट 3 वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि शॉर्ट टाइम में जल्दी से आपको समझ आ सके, ठीक है। और इस तरह से बोलना भी बहुत एनर्जी यूज़ होता है। अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे लास्ट टाइम कहा कि दीना तुम बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करती हो, लेकिन ये तुम्हारे साथ ज़्यादती है। ये इस तरह से तेज़ और बार बार बोलने से, बार बार समझाने से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब टीचर्स में देखा गया है कि उनमें जो है वो गले का कैंसर बहुत हो गया है, क्योंकि वो बहुत से जो बहुत तेज़ और बहुत एनर्जी से समझाता है ना, फिर जाहिर सी बात है फिर वो उनका, मैंने कहा अल्लाह ना करे खुदा ना वास्ता, तो बेटे आप लोग इससे फ़ायदा उठा लें। अगर मैं इतना तेज़ बोल रही हूँ ना तो आखिर मैं उसको बार बार रिपीट भी करती हूँ, एक चीज़ को मैं बार बार बता रही होती हूँ। अगर मेरे बस में हो तो मैं यूँ रीड आउट कर लूँ सारी चीज़ों को ना, बस आपको लेक्चर दे दूँ। लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है कि आपको इस लेक्चर में इतना अच्छे से समझ आ जाए ना कि आप बुक खोलें और बुक फ़ौरन बंद कर दें कि ये सारी चीज़ें तो मैम ने बताई हुई है। इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन इस तरह से काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मुझे काफ़ी सपोर्ट करें, आप लाजमी शेयरिंग करें। जिस तरह से आप खुश हुए थे किसी ने जब आपसे शेयरिंग की थी, इस तरह से बाकियों को भी खुश करें, ठीक है। सॉरी अजान हो रही थी तो मैंने स्टॉप कर दिया था। अच्छा बेटे, हम ये कह रहे थे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन से। मीन अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, इफ़ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन नॉट मेक फर्दर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर आप ये करते हैं कि आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन तो 40 रख ली, ठीक है, इसको आपने क्या कर लिया, इसको आपने कांस्टेंट कर दिया, कोई भी वैल्यू जो कि आपने कांस्टेंट कर दी कि भाई इससे अब मज़ीद नहीं बढ़ेंगे एंजाइम, ठीक है। और आप दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं 50 कर दिया आपने, या 60 बढ़ा दिया आपने सबस्ट्रेट। जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि ऊपर वाला है ना एक सर्टेन लिमिट तक है। अगर सबस्ट्रेट आप बहुत बढ़ा देंगे, वो यही बात थी कि जब आप सबस्ट्रेट बहुत बढ़ा देंगे, एंजाइम को आपने कांस्टेंट ले ली और आप सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटे अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, एंजाइम आपने कांस्टेंट रख दिया, तो इस लेवल पे जो है
क्या होगा, कोई फर्दर इंक्रीज नहीं आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि एंजाइम की तो सेचुरेशन हो गई है ना। फॉर एग्जांपल आपने 50 लिए थे सबस्ट्रेट और आपने 40 एंजाइम कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो 50 में से 40 ने तो सेचुरेशन कर ली एंजाइम के साथ, बाकी 10 रह गए। बाकी 10 क्या कर रहे, बाकी 10 वेट कर रहे कि कब जो है एंजाइम फ्री होगा पहले सबस्ट्रेट थे, ताकि फिर हम जाके कंबाइन हो और फिर हमें जो है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करें एंजाइम, ठीक है। सो ये चीज़ है जो मैं आपको ऊपर ही मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दिस हैपन ड्यू टू एंजाइम सेचुरेशन, वही बात जिससे मैंने समझाई कि बेटा एंजाइम की सेचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो जिस तरह से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो, ठीक है। जिस तरह से ये देखें, ये जो है रिएक्शन रेट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखें, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ये रिएक्शन रेट है। अब देखें जिस तरह पहले तो क्या है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 40 एंजाइम कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है, पहले आपने क्या किया, 30 सबस्ट्रेट किए, तो 30 सबस्ट्रेट अगर आपने 30 से फॉर एग्जांपल 20 सबस्ट्रेट थे और आपने 20 से 30 कर दिए, ठीक है, तब तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट रिलेशन से बढ़ रहा ही होगा, क्योंकि 30 सबस्ट्रेट है और 40 एंजाइम, मीन एंजाइम भी ज़्यादा है। लेकिन अब अगर आपने 30 से जो है 50 कर दिए, तो तब जो है ये जो रिलेशन है ना, ये नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि 40 तो जाके सेचुरेशन कर लेंगे ना, बाकी 10 क्या करेंगे, वो तो वेट करेंगे। तो इस वजह से कह रहे हैं कि ये एक लिमिट तक होता है ये डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो जिस तरह से आपने सबस्ट्रेट बढ़ाए, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ता रहा, ठीक है। लेकिन जब आपने सबस्ट्रेट बहुत बढ़ा दिए और जितने आपने एंजाइम को कांस्टेंट रखा था उससे अगर बढ़ गए आपके सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देन क्या होगा, कोई फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ देखिए यहाँ पे क्या होगा कि फर्दर जो है यहाँ पे एंजाइम की सेचुरेशन हो गई इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, जब एंजाइम की सेचुरेशन हो गई तो ये रिएक्शन बिल्कुल सीधा, मतलब अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अब तभी बढ़ेगा जब एंजाइम जो है अनसेचुरेट होंगे, ठीक है। जब वो खाली हो जाएंगे दोबारा से, फिर वो जो रिमेनिंग है वो जब जाके अटैच होंगे तब देन इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं इनहिबिशन वाले टॉपिक पे, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब इनहिबिशन क्या होती है, तो बेटे इनहिबिशन जो है ना, अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्ट करता है इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट की जगह जो थी, सबस्ट्रेट की जगह कौन सी थी, जल्दी से कमेंट करें। एक्टिव साइट पे एक्टिव साइट ही है ना इन प्लेस, सबस्ट्रेट का प्लेस क्या है एंजाइम में, एक्टिव साइट। तो ये कह रहे हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करता है इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के साथ, जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी ना, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, एक्टिव साइट जो है ना, यहाँ पे जो है ना सबस्ट्रेट को लगना था, लेकिन क्या आ जाता है, एक केमिकल सब्सटेंट आ जाता है और वो यहाँ पे लग के ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को और सबस्ट्रेट को मिलने नहीं देता, सबस्ट्रेट को कंबाइन नहीं होने देता एंजाइम से। तो वो क्या है, उस केमिकल सब्सटेंट को इनहिबिटर का नाम दिया जा रहा है कि इनहिबिटर बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। अ केमिकल सब्सटेंट व्हिच कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम बट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो इनहिबिटर है ना, तो ये तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा। इसने क्या करना है, इसने एक्टिव साइट पे लग जाना है, सबस्ट्रेट की जगह इसने ले ली, इसने सबस्ट्रेट की जगह क्या कर ली, इसने सबस्ट्रेट की जगह जो है ब्लॉक कर दी और सबस्ट्रेट बेचारा अब बाहर ही रहा। अब यही कह रहे हैं कि ये जो इनहिबिटर है, जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट में तो नहीं कन्वर्ट होगा ना, बस इसने क्या करना था, एक्टिव साइट को ब्लॉक करना था। तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि ये इनहिबिशन करवा रहा है, कौन, इनहिबिटर, ठीक है। तो इनहिबिटर एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड हो जाता है और ट्रांसफॉर्म नहीं होता प्रोडक्ट में, एंड थस ब्लॉक द एक्टिव साइट। वही जिस तरह से मैंने कहा कि वो ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को, वो कंबाइन ही नहीं होने देता सबस्ट्रेट को। इस तरह से सबस्ट्रेट फिर प्रोडक्ट में किस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो रिएक्शन क्या हो जाता है, इस वजह से हम कहते हैं कि इनहिबिशन रिएक्शन, इनहिबिट हो गया ये रिएक्शन। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंटली, मतलब आर्जी तौर पे भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है, मुस्तकिल भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो पॉइजन्स, अब आप बोलेंगे कि मैम वो तो हम समझ गए कि इनहिबिटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक्टिव साइट पे बाइंड कर देगा और ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को, ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगा सबस्ट्रेट को, ना खुद होगा, ठीक है। लेकिन मैम ये केमिकल सब्सटेंट होंगे कौन से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बेटे केमिकल सब्सटेंट पॉइजन्स होंगे, ठीक है, पॉइजन्स होंगे जो कि लाइक पॉइजन्स कौन से होते हैं, लाइक साइनाइड हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गई,
मेटाबोलाइट्स होंगे, ठीक है, सम ड्रग्स हो गए, ठीक है, ड्रग्स हो गए, एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक और साइनाइड्स, ये सब पॉइजन्स हैं। और ये पॉइजन्स क्या होते हैं, इनिबिटर के तौर पे जो है ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट को। अच्छा, अगर मैं टाइप बताऊं इनिबिटर्स की, तो इनिबिटर की दो टाइप्स है, एक है इरिवर्सिबल, एक है रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल से आपको कुछ तो समझ आ रहा ही होगा ना। देखें, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दो टाइप्स है इसकी, ठीक है। अच्छा, जो पहली वाली है ना इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में जो इनहिबिटर जो बाउंड होता है ना एक्टिव साइट से, वो कोवेलेंटली बाउंड होता है। और जब वो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये एंजाइम है, ठीक है। अब अगर इनहिबिटर इस एक्टिव साइट से बाउंड होगा तो वो कौन सी लिंकेज के थ्रू बाउंड होगा, कोवेलेंटली बाउंड। तो आपने याद रखना है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर में जो इनहिबिटर होता है वो कोवेलेंटली बाउंड हो जाता है और ब्लॉक कर देता है फिजिकली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। और ये क्या है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब ये जो है दोबारा से क्या हो सकता है, ये इरिवर्सिबल मतलब ये दोबारा से ये एक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये एंजाइम अब इनएक्टिव हो गया है। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर ने एक्टिव साइट पे जाके इसको कोवेंटली बाउंड, इनहिबिटर जो है एक्टिव साइट पे इसके साथ कोवेंटली बाउंड हो गया है और सबस्ट्रेट के आने को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और ये क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब आप इसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा से आप इसको पहले जैसे नहीं कर सकते एंजाइम को, ठीक है। तो ये एक इरिवर्सिबल है, जिसमें क्या होता है, ये आपने याद रखना है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर में जो इनहिबिटर होता है वो कोवेंटली बाउंडेड होता है, ठीक है। और रिवर्सिबल से क्या समझ आ रहा है कि अगर एक दफ़ा इनहिबिट हो गया है तो वो दोबारा से पहली वाली स्टेट में भी जा सकता है, मीन एक्टिव स्टेट में भी जा सकता है। कौन? एंजाइम। रिवर्सिबल मतलब अगर एक दफ़ा जो है ना इनहिबिटर आके एक्टिव साइट पे लग गया और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि मे बी वो क्या हो जाए, दोबारा से इनहिबिटर निकल जाए और एक्टिव साइट जो एंजाइम की एक्टिव साइट है दोबारा से एम्प्टी हो जाए और कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए रेडी हो, ठीक है। सो रिवर्सिबल ये है। और रिवर्सिबल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब रिवर्सिबल में कौन सी लिंकेज होती है, आप खुद सोचें। इस तरह से जब इनहिबिटर के पहले लग जाता है और बाद में फिर निकल जाता है, दोबारा से वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है एंजाइम, तो ये आप खुद सोचें वहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी। जाहिर सी बात है वीक लिंकेज होगी। तो वीक लिंकेज जो है वो क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है कंप्लीटली या पार्शियली। या तो कंप्लीटली वो दोबारा से उसको अपनी स्टेट पे ले जाएगी या पार्शियली उसको अपनी स्टेट पे ले जाएगी बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और ये किस केस में होगा, ये रिवर्सिबल का स्टेट, ये तब होगा जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं कि बेटे रिवर्सिबल में क्या होता है, स्टेट रिवर्स हो सकती है। मतलब इनहिबिटर आया, ठीक है, इनहिबिटर ने इसके साथ एक्टिव साइट पे वीक लिंकेज बनाई, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको ब्लॉक कर दिया एक्टिव साइट को। अब अगर मैं क्या करूँ, मैं चाह रही हूँ कि अब ये जो है ना ये एंजाइम एक्टिव स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो सबस्ट्रेट है ना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी। अब जब मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अब सबस्ट्रेट जो है वो क्या हो गए, तादाद में ज़्यादा हो गए। तो ये सबस्ट्रेट जो है अब बोलेंगे कि भाई अब तू निकल, इनहिबिटर को बोलेंगे। तो इनहिबिटर की क्योंकि वीक लिंकेज थी, ठीक है, वीक लिंकेज थी, ये वीक है, कमज़ोर है इनहिबिटर, ठीक है। रिवर्सिबल में ये कमज़ोर है, वीक लिंकेज है, तो इनहिबिटर चुपचाप जो है निकल जाएगा। जब ये चुपचाप निकल जाएगा क्योंकि ये सोचेगा कि यार इतने ज़्यादा सबस्ट्रेट आ गए हैं, मैं अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। फिर ये जाके सबस्ट्रेट जो है इस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, एंजाइम को दोबारा से एक्टिव स्टेट में ला सकते हैं अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी जाए, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहानी समझाया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो, ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल में आपने क्या देखा कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है जो कि कोवेलेंटली लिंकेज होती है, मतलब वहाँ पे जो इनहिबिटर होता है ना वो डाउन होता है, इरिवर्सिबल में वो डॉन होता है। जो इनहिबिटर होता है ना वो डॉन होता है, वो किसी से नहीं डरता और वो कहता है कि तू मुझे निकाल के दिखा इस एक्टिव साइट से। तो इस वजह से ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, मीन ये वाली स्टेट जो है दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। और जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है, क्योंकि वो इनहिबिटर कमज़ोर होता है, वीक लिंकेज बनाता है, जब आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो क्योंकि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं सबस्ट्रेट सारे मिलके, और इनहिबिटर डर जाता है, वो चुपचाप निकल जाता है। उस तरह से एंजाइम दोबारा से एक्टिव साइट पे आ जाता है, अपनी एक्टिव स्टेट पे आ जाता है। कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया आपको। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने रिवर्सिबल समझाया उसकी मज़ीद क्या है, दो फर्दर क्या है डिविजन्स है। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो बेटे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या डिफरेंस है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर स्ट्रक्चरली सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर जो मैंने कहा कि वीक लिंकेज होती है और ये जो है दोबारा से रिवर्स हो सकती है जब आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो बेटे इसकी दो डिवीजन है फर्दर, एक है कॉम्पिटिटिव, एक है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है ना वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, किससे? सब्सट्रेट से सिमिलर होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है। जैसे कि ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये जो है ना, ये जो रेड में बना रही हूँ ये सब्सट्रेट है, ठीक है, और जो येलो में बना रही हूँ ये इनहिबिटर है। अब आप खुद सोचें इन दोनों की शक्ल सेम है, तो इस वजह से ये किस में आ जाएंगे? ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रही हूँ। मतलब इसमें ये जो इनहिबिटर है ना, ये जो इनहिबिटर है ये कौन सा इनहिबिटर है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। किस तरह से? क्योंकि कॉम्पीट कर रहा है, ये मुकाबला कर रहा है किससे? इस सब्सट्रेट से। ये सब्सट्रेट है और ये क्या है? ये इनहिबिटर है और ये है एंजाइम और ये है एक्टिव साइट। तो क्योंकि ये सिमिलर है स्ट्रक्चर में सब्सट्रेट के, तो ये जाके धोखा दे देता है एंजाइम को और उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है इस वजह से ये कॉम्पीट करता है सब्सट्रेट से और जाके एक्टिव साइट पे लग जाता है। और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इट फॉर्म अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। अब जो वो होता है क्या, अगर मैं रेड से इनहिबिटर बताऊं, जो तो इनहिबिटर होता है ना वो एक्टिव साइट पे नहीं लगता बल्कि वो अदर देन एक्टिव साइट लग जाता है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ लग गया, तो ये क्या है? ये इनहिबिटर है और ये एंजाइम था, ठीक है, ये एंजाइम है। अब ये इनहिबिटर क्या हो गया? एक्टिव साइट पे नहीं लगा, अदर देन एक्टिव साइट लगा है, ठीक है। तो वो नॉन कॉम्पिटिटर में क्या होगा कि जो इनहिबिटर होगा वो अदर देन एक्टिव साइट पे लगेगा और जो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा एंजाइम का उसको अल्टर कर देगा, उसको चेंज कर देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जब इनहिबिटर एंजाइम की अदर देन एक्टिव साइट अटैच हुआ तो ये देखें एंजाइम की स्ट्रक्चर किस तरह से हो गई, इस तरह से हो गई। देखिए इसकी एक्टिव साइट किस तरह से थी पहले और अब किस तरह से हो गई। तो ये अल्टर कर दिया, इसने स्ट्रक्चर ही अल्टर कर दिया, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हो जाता है? एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो जाता है। और क्यों अल्टर होता है? क्योंकि इनहिबिटर जो है वो क्या होता है? अदर देन एक्टिव साइट जो है कंबाइन होता है, अटैच होता है एंजाइम से, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। एक दफ़ा मैं दोबारा से बता देती हूँ। रिवर्सिबल इनहिबिटर का मैंने ये बताया कि फर्दर दो डिवीजन है, एक कॉम्पिटिटिव एक नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो सिमिलर होता है इन स्ट्रक्चर सब्सट्रेट, ठीक है, तो वो कॉम्पीट करता है सब्सट्रेट के साथ और एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटर में क्या है कि जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे नहीं लगता। इस तरह से कॉम्पिटिटर में आपने देखा कि वो एक्टिव साइट पे लग रहा था, ठीक है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटर में वो जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे नहीं लगता बल्कि अदर देन एक्टिव साइट लगता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है ना एंजाइम की वो अल्टर हो जाती है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि बेटे वो कौन सा इनहिबिटर है जो कि अल्टर कर देता है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जल्दी से बताएं मुझे आप लोग। तो आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दिया होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दिया होगा, तो आपने करेक्ट ऑप्शन क्या टिक करना है? नॉन कॉम्पिटिटिव।